रूस यूक्रेन के बीच लगातार 47वें दिन भी जंग जारी है। आए दिन रूसी सेना आक्रामक होती जा रही है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं महायुद्ध। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जेलेंस्की के हौसले को देखकर पुतिन पस्त हैं। रूस को समझ में नहीं आ रहा कि यूक्रेन युद्ध में कैसे टिका हुआ है। वहीं यूक्रेन के कई शहर पूरी तरह कब्रगाह में तब्दील हो गए। चारों तरफ तबाही का मंजर है। इधर यूक्रेन ने रूस के एक टैंक को मिसाइल डिफेंस सिस्टम से उड़ा दिया। वहीं रूसी हमले की वजह से अब तक 45 लाख लोगों ने यूक्रेन छोड़ दिया है, जबकि अर्थव्यवस्था को 45% से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इधर जेलेंस्की ने दक्षिण कोरिया को संबोधित किया और रूस के खिलाफ कदम उठाने का आह्वान किया। यूरोपीय संघ ने 20 रूसी एयरलाइंस को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। वहीं रूस ने स्पष्ट किया है कि शांति वार्ता के लिए हम अपना सैन्य अभियान नहीं रोकेंगे। और हर बार की तरह सबसे पहले वॉर अपडेट्स। पुतिन से ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमेयर ने आज मुलाकात की। पुतिन से मिलने वाले वो पहले यूरोपीय नेता हैं। मुलाकात के बाद चांसलर कार्ल नेहमेयर ने बयान जारी किया। उन्होंने कहा, रूसी राष्ट्रपति से मित्रतापूर्ण मुलाकात हुई है। युद्ध हर हालत में रुकना चाहिए। लड़ाई में कभी कोई पक्ष नहीं जीतता। तो ये बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है। आज पुतिन से ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमेयर ने मुलाकात की। पुतिन से मिलने वाले वो पहले यूरोपीय नेता हैं। मुलाकात के बाद उन्होंने एक बयान जारी किया। चांसलर कार्ल नेहमेयर ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति से मित्रतापूर्ण मुलाकात हुई है। युद्ध हर हालत में रुकना चाहिए। लड़ाई में कभी कोई पक्ष नहीं जीतता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच वर्चुअल बैठक हो रही है। जानकारी के मुताबिक ये बैठक करीब 9 बजे शुरू हुई। मीटिंग में कोविड, जलवायु संकट समेत कई मुद्दों पर बात हो रही है। ये कई मायनों में काफी अहम है। मसलन रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध में भारत की स्थिति को लेकर भी उन्होंने बयान दिया। पीएम मोदी ने बूचा नरसंहार कांड की निंदा भी की। दरअसल भारत इस युद्ध में गुटनिरपेक्ष की विदेश नीति अपना रहा है। मैंने यूक्रेन और रूस दोनों के राष्ट्रपतियों से कई बार फोन पर बातचीत की। मैंने न सिर्फ शांति की अपील की, बल्कि मैंने राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ सीधी बातचीत का सुझाव भी रखा। हमारी संसद में भी यूक्रेन के विषय पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई। हाल में बूचा शहर में निर्दोष नागरिकों की हत्याओं की खबर बहुत ही चिंताजनक थी। हमने इसकी तुरंत निंदा की और एक निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। हम आशा करते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही बातचीत से शांति का मार्ग निकलेगा। रूस और यूक्रेन के बीच हो रही जंग का अंजाम विभत्स हो चुका है। तबाही, बर्बादी की भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं। जंग थमने की जगह और भी बढ़ती जा रही है। यही नहीं, पुतिन की पलटन यूक्रेन के एक और इलाके में कूच कर चुकी है। पुतिन की पलटन की रणनीति बदल चुकी है। पलटन यूक्रेन को दो फाड़ करने में जुटी है। पुतिन की पलटन कहां तबाही मचाने जा रही है, देखिए। यूक्रेन पर रूस के हमले तेज। डोनबास की तरफ कूच कर रही है रूसी सेना। इन सैटेलाइट तस्वीरों को ध्यान से देखिए। पूर्वी यूक्रेन से सामने आई इन तस्वीरों में रूसी सेना का काफिला दिखाई दे रहा है। करीब 12 किलोमीटर लंबा ये काफिला रूस की सीमा से करीब 15 किलोमीटर दूर खार्किव में देखा गया है। रूस की सेना हथियारों और टैंकों के साथ यूक्रेन में इजियम शहर की तरफ आगे बढ़ रही है, जो निप्रो शहर से लगभग 230 किलोमीटर दूर है। Вони витратили на удари по Україні вже під 2000 ракет, незліченну кількість авіабомб, артилерійські снаряди,
міни, а ми нібито винуваті. Вони катували, вбивали на нашій землі, а ми винуваті. लुहांस्क और डोनेट्स्क प्रांत को डोनबास कहा जाता है। ये वही जगह है जहां रूसी समर्थक विद्रोही ग्रुप्स का प्रभाव है। कीव छोड़ने के बाद अब रूसी सेना का अगला टारगेट डोनबास इलाका है, जहां लगातार रूसी सेना ने यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। इससे पहले अमेरिकी सैन्य अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर आशंका जताई थी कि रूसी सेना इज़ियम से केंद्रीय शहर निप्रो तक एक बड़ा हमला करेगी, जो डोनबास क्षेत्र में एक रणनीतिक लक्ष्य है। अमेरिकी सैन्य अधिकारी का यह दावा सच साबित होता दिखाई दे रहा है। एक तरफ रूसी सेना का काफिला धीरे धीरे इज़ियम शहर की तरफ बढ़ रहा है, तो वहीं निप्रो शहर पर रूसी सेना के हमले तेज हो गए हैं। रूसी सेना ने यूक्रेन के औद्योगिक शहर निप्रो पर एक के बाद एक कई रॉकेट दागे, जिसमें निप्रो एयरपोर्ट पूरी तरह से तबाह हो गया। यूक्रेन के रुबिज्ने शहर में रूसी गोलाबारी की चपेट में एक नाइट्रिक एसिड से भरा टैंकर आ गया, जिसकी वजह से भीषण आग लग गई और धुएं का गुबार आसमान में उड़ता हुआ दिखाई दिया। दरअसल रूसी सेना डोनबास पर इसलिए कब्जा चाहती है क्योंकि वहां रूसी भाषा बोलने वाले बहुसंख्यक हैं। इन रूसी भाषा बोलने वालों का पुतिन को समर्थन हासिल है। अलगाववादी लोग सालों से यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे हैं। 2014 से अब तक डोनबास में करीब 14,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यानी अगर रूस डोनबास पर कब्जा कर लेता है तो लुहांस्क और डोनेट्स्क प्रांत उससे कट जाएंगे। इससे दूसरे देशों से यूक्रेन आने वाली मदद रुक जाएगी और फिर यूक्रेन को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है, जिससे यूक्रेन और ज्यादा कमजोर हो जाएगा। रूस की सेना पूर्वी यूक्रेन की तरफ कूच कर चुकी है। इनके इरादे भांपकर जेलेंस्की भय में है। हम आपको दिखाते हैं पिछले 46 दिनों में कौन कौन सा शहर कब्रिस्तान बना है, कहां कहां तबाही आई है। यूक्रेन में कहां-कहां भीषण युद्ध। यूक्रेन के कितने शहर हुए तबाह। यूक्रेन में कहां-कहां नरसंहार। कौन सा शहर बना कब्रगाह। यूक्रेन पर हमला किए रूस को करीब 1.5 महीना होने को है और इस दौरान यूक्रेन में शहर शहर तबाही और बर्बादी का मंजर दिख रहा है। आशियाने जमींदोज हो चुके हैं। यूक्रेन का हर ठिकाना ध्वस्त हो चुका है। दिख रहा है तो सिर्फ और सिर्फ ध्वंस के अवशेष। आग के गोले बरस रहे हैं। एक के बाद एक विध्वंसकारी गोले दागे गए। रूस की सेना और यूक्रेन की सेना आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं। रूस की ओर से रॉकेट लॉन्चर से भारी बमबारी की गई। एक दिन में 400 से ज्यादा गोले दागे गए। डोनेट्स्क में इन गोलों ने भारी तबाही मचा दी है। डोनेट्स्क में तबाही का मंजर जारी है तो खैरसान में जंग जोरदार हो रही है। खैरसॉन में रूस की सेना चित नजर आई। यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी टैंकों को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि ये टैंक यूक्रेन के इलाके में तबाही मचा रहे थे, गोले दाग रहे थे। लेकिन इनकी मंशा पूरी हो पाती तभी यूक्रेन के सैनिकों ने इन्हें ध्वस्त कर दिया। रूस के कैलिबर मिसाइल का हमला देखिए। विनाश के गोले उगलती मिसाइलों के गोले देखकर यूक्रेन सहम गया।
तस्वीरें काला सागर की हैं, जहां रूसी सेना ने बैक टू बैक 4 कैलिबर मिसाइल दागे हैं। मिसाइल की आवाज से पूरा इलाका थर्रा उठा। रूसी सेना का दावा है कि यह हमला यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर किया गया। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जबरदस्त है। लुहांस्क, खार्किव, दोनेत्स्क और मोक्शचून ये वो 4 शहर हैं जहां दोनों सेनाओं के बीच जंग चल रही है। सेनाएं आमने सामने का युद्ध लड़ रही हैं। राजधानी कीव को रूस की सेना ने तहस नहस कर दिया है। मिसाइल अटैक ने तबाही ला दी है। हर जगह बर्बादी का मंजर दिख रहा है। ड्रोन कैमरे से शूट किए गए इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि पुतिन की आर्मी ने कैसी तबाही मचाई है। यूक्रेन के शहर मोक्शचून की भयावह तस्वीरें देखिए। पूरा शहर तबाह दिख रहा है। रूस की गोलाबारी से बर्बादी साफ साफ दिख रही है। एक एक घर तबाह हो चुका है। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ वीरानी नजर आएगी। हालात ऐसे हैं कि इस समय यूक्रेन के अंदर नरसंहार का मंजर नजर आने लगा है। बुचा में 400 से ज्यादा शव मिले हैं। सभी मृतकों के हाथ बंधे मिले। मारिउपोल में 5000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। इसका खुलासा सामूहिक कब्रगाहों से हुआ है। हॉस्टोमेल में 400 से ज्यादा लोग लापता हैं और एक साथ 11 लाशें गैराज में मिली हैं। वहीं मकारीव में 20 शव एक साथ मिले हैं। मौत के इन आंकड़ों को देखकर हर कोई सहम चुका है। रूस और यूक्रेन के इस युद्ध में अभी कितनी लाशें बिछेंगी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि इस जंग का अंत नहीं है। रूस यूक्रेन जंग में भले ही रूस भारी पड़ रहा हो, लेकिन यूक्रेन से रूस को हर मोर्चे पर कड़ी टक्कर मिल रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के हौसले ने पुतिन को परेशान कर रखा है। इन्हीं तस्वीरों में छिपे हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के 11 फ्रंटियर। पहला फ्रंट रूस की सेना का चौतरफा अटैक। दूसरा फ्रंट कीव, खार्किव और मारिउपोल जैसे बड़े शहरों को बचाने की चुनौती। तीसरा फ्रंट रशियन एयरफोर्स को रोकना। ज़ेलेंस्की का चौथा फ्रंट रूसी फौज की सप्लाई चेन। पांचवा फ्रंट यूक्रेन को बांटने वाली नदी नाइपर नदी से रूस को दूर रखना। छठा फ्रंट यूक्रेन की फौज को नए हथियारों की सप्लाई। ज़ेलेंस्की का सातवां फ्रंट है अमेरिका और नेटो से लगातार मदद। तो वहीं आठवां फ्रंट यूक्रेन की फौज का हौसला कायम रखना। नौवां फ्रंट अपनी हुकूमत बचाना और तख्ता पलट से बचना। 10वां फ्रंट केमिकल और रासायनिक हमले। और सबसे खतरनाक है 11वां फ्रंट युद्ध में परमाणु हमले से बचना। Мы не обсуждаем вообще. Они задали, российская сторона, в первой там встрече в Беларуси, на которую я согласился, чтобы наша группа поехали, потому что я давно говорил, что нужно говорить еще до войны, да. И вот я не против этих разговоров, лишь бы был результат. ये डर इसलिए बहुत बड़ा है क्योंकि रूस ने इनकार नहीं किया कि वो परमाणु हमला नहीं करेगा। रूस का एक TOS-1 वेपन सिस्टम यूक्रेन की फौज ने पकड़ा है। ये एक छोटे दायरे में न्यूक्लियर हमले जैसे हालात पैदा करता है। उस गाड़ी में कई ऐसे रॉकेट पड़े मिले जो अब यूक्रेन रूस के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकता है। ये रॉकेट किस तरह की तबाही के लिए इस्तेमाल होते हैं उसका छोटा सा ट्रेलर देखिए।
हाइड्रोजन से दागा जाने वाला रॉकेट जब फटता है तो आसपास ऑक्सीजन को खत्म कर देता है। शॉकवेव ऐसी होती है कि बंकर में छिपा फौजी भी जिंदा नहीं बचता। इन हथियारों के इस्तेमाल को लेकर रूस की बहुत आलोचना हो रही है। लेकिन अब ऐसे ही रॉकेट यूक्रेन के हाथ लग चुके हैं। हालांकि जेलेंस्की ने ऐसे हथियारों से तौबा की हुई। रूस के पत्रकारों ने जब जेलेंस्की से पूछा कि केमिकल और जैविक हथियारों की लैब के आरोपों पर उनका क्या कहना है, तो देखिए जेलेंस्की ने रशियन भाषा में क्या जवाब दिया। Мы не обсуждаем вообще. Они задали, российская сторона, в первой там встрече в Беларуси, на которую я согласился, чтобы наша группа поехали, потому что я давно говорил, что нужно говорить еще до войны, да. И вот я не против этих разговоров, лишь бы был результат. जेलेंस्की के सामने इस वक्त बड़ा चैलेंज यूक्रेन के बड़े शहरों को बचाना है, और वो इसमें अब तक कामयाब भी रहे हैं, क्योंकि रशियन फोर्सेस अभी तक कई शहरों के बाहर ही खड़ी और मारियुपोल में तो लगातार जूझ रही है। यूक्रेन का ये मैप देखेंगे तो आपको इस युद्ध में रूस की फौज की बढ़त या कहें कि कब्जे का अंदाजा हो जाएगा। ये लाल हिस्सा बताता है कि उत्तर से पूर्व और पूर्व से दक्षिण यानी क्राइमिया तक रूस की फौज कहां-कहां तक पहुंच चुकी है। लेकिन रशियन आर्मी के कंट्रोल में अब तक राजधानी कीव नहीं है, खार्किव नहीं है। मारियुपोल में लड़ाई जारी है और वहां बहुत ही खतरनाक युद्ध चल रहा है। यूक्रेन युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है, ये बात जेलेंस्की ने फिर दोहराई। 1 महीने से ज्यादा लंबे वक्त से जारी युद्ध में जेलेंस्की अब कुछ थके हुए नजर आ रहे हैं और वो खुलेआम जाहिर कर रहे हैं कि रूस उन इलाकों से पीछे नहीं हटेगा जहां उसने कब्जा किया हुआ है। Хуже всего русскому языку сделал Владимир Владимирович Путин. Я считаю, непоправимый ущерб. Конечно же, люди будут стесняться за пределами России говорить в каких-то обществах иногда по-русски. Так и будет. रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अपने चरम पर चल रहा है। रूस और यूक्रेन दोनों एक दूसरे पर बारूद बरसा रहे हैं। इन नाजुक हालात के बीच सर्बिया से आई एक खबर ने पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ा दी है। दावा किया जा रहा है कि चीन ने गुपचुप तरीके से सर्बिया को बड़ा साजो सामान मिसाइल डिफेंस सिस्टम की भी सप्लाई की है। Y-20 नाम के विशालकाय कार्गो विमान से पहुंचे इस बारूदी खेप को जंग के दौरान बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। सर्बिया के आसमान में शी की नई साजिश, गुपचुप तरीके से भेजा मिसाइल डिफेंस सिस्टम, Y-20 विमानों की दस्तक से सतर्क हुए देश। क्या है चीन के नए प्लान का सच? चीन जिस धोखे के लिए जाना जाता है, चीन जिसे विस्तारवाद के लिए जाना जाता है, चीन जिसे आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है, चीन जिसे झूठ बोलने के लिए जाना जाता है, चीन जिसे नई नई साजिशों को अंजाम देने के लिए जाना जाता है, अब उसी चीन की चर्चा एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। आखिर क्यों रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में चीन सुर्खियों का सबब बना है? इस खबर को समझने के लिए इन तस्वीरों पर गौर करना जरूरी है। सर्बिया के आसमान में उड़ान भर रहे इस विमान को Y-20 कहा जाता है। ये विमान चीन के सबसे विशाल कार्गो विमानों में गिना जाता है। ऐसे 6 विमानों को एक साथ सर्बिया के आसमान में देखा गया है। दावा किया जा रहा है कि इन्हीं विमानों के जरिए गुपचुप तरीके से चीन ने सर्बिया को HQ-22 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भेजे हैं। सर्बिया चीन और रूस दोनों का सहयोगी देश है। ऐसे में गुपचुप तरीके से हथियारों की सप्लाई की इस खबर ने पश्चिमी देशों को चिंता में डाल दिया है। पश्चिमी देशों का दावा है सर्बिया को हथियारों की सप्लाई खतरनाक साबित हो सकती है। चीन जिस तरह से गुपचुप अपने मिशन को अंजाम दे रहा है, वो चीन के नए प्लान की ओर इशारा कर रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के बीच हथियारों की सप्लाई शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। दरअसल पश्चिमी देशों की चिंता यूं ही नहीं है। बताया जा रहा है कि हाल के सालों में हथियारों की सप्लाई के लिए ये चीन का सबसे बड़ा अभियान है।
ऐसा इसलिए क्योंकि जिन Y-20 कार्गो विमानों के जरिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम को सर्बिया तक पहुंचाया गया है वो अपने आप में बेहद खास है। ये चीन के सबसे बड़े सैन्य विमानों में से एक है। ये विमान टैंक ले जाने में सक्षम है। इन विमानों से सैन्य टुकड़ियों को पहुंचाया जाता है। ये विमान एक साथ कई काम कर सकता है। ये चीन के सबसे बड़े टैंक ZTZ-99 को भी ले जा सकता है। ये विमान 7,800 किलोमीटर तक 40 टन कार्गो ले जा सकता है, जबकि पूरी क्षमता से ये विमान 4,500 किलोमीटर तक जा सकता है। इन विशालकाय मालवाहक विमानों में जिस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भेजा गया है उसके बारे में भी समझना जरूरी है। इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 170 किलोमीटर है। इसका वजन 300 किलोग्राम और लंबाई 7 मीटर है। इसकी एक मिसाइल 180 किलोग्राम वॉरहेड के साथ हमला कर सकती है। इसमें सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। सैन्य साजो सामान से लैस Y-20 विमानों को स्थानीय लोगों ने भी अपने कैमरे में कैद किया है। हालांकि खुद ना तो चीन की तरफ से इस बारे में ज्यादा जानकारी दी गई है और ना ही सर्बिया के रक्षा मंत्रालय ने इस पर कुछ कहा है। लेकिन तस्वीरों में जो सच सामने आया है और जो आशंका पश्चिमी देशों ने जताई है वो चीन की एक नई साजिश की ओर इशारा जरूर कर रही है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।